ये कुछ टाइम पहले हुए दिल्ली का एक एक्सीडेंट है। एक बाइक पे 50 साल के आदमी अपनी बेटी के साथ जा रहे थे और अचानक से उनके ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और पीछे बैठी इनकी बेटी भी काफी इंजर्ड हो गई। बारिश की वजह से ये हालत हुई थी मुंबई के फेमस मॉल के बाहर। अब कुछ लोग ये कह देंगे कि अरे मुंबई में तो 3 दिन में 800 में बारिश हो गई थी, जो कोई सिटी हैंडल नहीं कर सकती है। तो ये जरा गुड़गांव की हालत देख लो। जबकि गुड़गांव में पूरे साल में 600 mm से ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी गुड़गांव में सिर्फ इसी साल वाटर लॉगिंग की वजह से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये केस आपको याद होगा, जिसमें बिना किसी रीजन के कुछ लोगों ने एक बाइकर के साथ मारपीट की और उसकी बाइक भी तोड़ दी। ये मोहाली का केस, जिसमें एक इंडियन साइंटिस्ट जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे देशों को छोड़कर भारत वापस आया यहाँ रिसर्च करने के लिए, पार्किंग के ऊपर एक झगड़े में उसकी भी जान चली गई। ये है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत, जिसमें लोग हर रोज अपनी जान पर खेल के कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रैवल करते हैं। ये है हमारे पब्लिक स्पेसेस की हालत, जहां साइट सीइंग के नाम पर कूड़े के ढेर और गुटखे की पीक दिखाई देती है। आप अगर अपने बच्चे को एक ढंग के स्कूल में पढ़ाना चाहो तो नर्सरी केजी की फीस भी लाखों में पहुंच चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नए फ्लाईओवर्स और रोड इनॉग्रेट होने से पहले ही धंस जा रहे हैं। अब मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन हर साल लाखों लोग भारत को हमेशा के लिए बाय बाय टाटा बोल देते हैं। तो आखिर देश में चल क्या रहा है, और क्या एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के पास भारत छोड़कर चले जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा है? आइए देखिए। आप चाहे भारत में रहो या बाहर, स्माइल एक ऐसी यूनिवर्सल चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में टेढ़े मेढ़े दांत और दांतों के बीच में जो गैप्स हैं वो बड़ा कॉमन चीज है, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ ब्रेसेस है, और ब्रेसेस का मतलब है पेन, फूड रेस्ट्रिक्शन और 90s वाला मेटल माउथ लुक। लेकिन सच ये है कि ब्रेसेस का जमाना अब जा चुका है। आज के टाइम में सोल्यूशन है टूथसी बाई मेको के इनविजिबल अलाइनर्स। ये अलाइनर्स एग्जैक्टली ब्रेसेस की तरह ही काम करते हैं, मतलब क्रिकेट दांतों को सीधा और उनके बीच के गैप्स को क्लोज करना। लेकिन फर्क यह है कि अलाइनर्स प्रैक्टिकली इनविजिबल होते हैं, मतलब आपके फेस पर सिर्फ आपकी इंप्रूविंग स्माइल दिखेगी, वो अनअट्रैक्टिव से ब्रेसेस नहीं दिखेंगे। अलाइनर्स के साथ कोई फूड रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, अनलाइक ब्रेसेस, क्योंकि ये रिमूवेबल होते हैं। इनके साथ ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी काफी इजी होता है, और रिजल्ट मच फास्टर देन ट्रेडिशनल ब्रेसेस। सिर्फ 6 से 12 महीने में नोटिसेबल चेंज दिखने लगता है। प्रोसेस भी काफी सिंपल है। टूथसी वेबसाइट से स्कैन बुक करो, फिर या तो घर पर 3D स्कैन हो जाता है या फिर आप टूथसी के सेंटर विजिट कर सकते हो जो पैन इंडिया अवेलेबल है, और स्कैन के बाद सिर्फ कुछ दिनों में पर्सनलाइज अलाइनर्स बन के डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर हो जाते हैं। टूथसी ने ऑलरेडी 3 लाख प्लस स्माइल्स डिजाइन किए हैं और ट्रीटमेंट क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिक्स के गाइडेंस में होता है विद गारंटीड रिजल्ट। देयर अलाइनर्स आर US FDA क्लियर्ड, और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबिलिटी। इनके EMI प्लान सिर्फ 2500 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्माइल को अपग्रेड करना चाहते हो तो अब ब्रेसेस का दर्द सहने की जरूरत नहीं है। ले आओ टूथसी बाई मेको के इनविजिबल अलाइनर्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और फ्री टीथ स्कैन बुक करो एंड स्टार्ट योर स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। भारत को करंटली आप 2 अलग अलग लेंसेज के साथ देख सकते हो। एक लेंस है सरकार और गोदी मीडिया का, जिसमें आपको सब चंगा सी लगेगा, जिसमें रोज भारत विश्वगुरु बन रहा है, जिसमें 2020 को इंडिया डेकेड कहा जा रहा है, देश विदेश में हमारा नाम हो रहा है, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि हमने तो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? ये बातें झूठ नहीं है, लेकिन एक दूसरा लेंस भी है जो आम आदमी का है, जो कहता है कि मेरी जिंदगी आसान होने की बजाय मुश्किल होती जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डे बाय डे गिरती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है और सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है, नए ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है, MBA करने के बाद भी 25,000 रुपए ऑफर होते हैं सैलरी के नाम पे। सरकार ये कहती है कि हम ड्रोन भेज के सरकारी काम की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो फिर ये नजारे हमें देखने को कैसे मिल रहे हैं? अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले तो देश छोड़ के जा ही रहे थे, अब सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोअर क्लास लेबर्स को भी बाहर भेज रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तो वो उन्हें नौकरी दे नहीं पाएंगे। जिस आम आदमी को 2 व्हीलर पर घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि कहीं किसी ओपन मेन होल में ना गिर जाऊं, कहीं किसी नंगी तार से करंट ना आ जाए, कहीं कोई कुत्ता ना काट ले, कहीं कोई थार वाला ठोक के भाग ना जाए, जो आम आदमी हर दूसरे महीने
किसी न किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में लगा रहता है, कभी बैंक में पैन कार्ड जमा करवा रहा होता है, कभी केवाईसी करवा रहा होता है, तो कभी फोन नंबर लिंक करवाने के लिए लाइन में खड़ा होता है। जो आम आदमी वेकेशन प्लान करता है तो उसे पता चलता है कि गोवा से सस्ता तो वियतनाम पड़ रहा है, जिसे रील देख के पता चलता है कि अफ्रीका के कई सारे देश भी हमसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं, हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। बैंकरप्ट हो चुका श्रीलंका जो हमारे दिए हुए लोन्स पे सरवाइव कर रहा है, वहां भी हवा पानी सेफ्टी भारत से बेहतर नजर आ रही। ऐसे आम आदमी को आप कब तक पागल बना सकते हो? रियलिटी ये है कि हर साल लाखों लोग भारत की सिटीजनशिप को गिव अप कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि उनमें से भी एक भी इंसान कभी अपने देश लौटना नहीं चाहता है। रियलिटी ये है कि लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर डंकी मारने के लिए तैयार है, जिसमें यह तक पता नहीं होता कि जिंदा यूएस कनाडा पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें यह रिस्क लेना भारत में रहने से ज्यादा बेटर लगता है। जरा सोच के देखो क्या हालत हो चुकी है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आपको किसी वेस्टर्न कंट्री में जाने का मौका मिल जाए और पैसों का जॉब का कोई इशू ना हो, तो फिर क्या आप भारत में रहना चाहोगे या बाहर जाना चाहोगे? कमेंट में मुझे लिख के बता दें। मेरे हिसाब से 90% लोग अगर दिल में हाथ रख के बोले तो भारत नहीं लिखेंगे। इसीलिए हर साल ऐसे लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, ये सबूत है हमारे पास। और बाहर के देशों में रह के वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करके वो लोग लिखते हैं दैट इंडियन सिटीज आर दी वर्स्ट। मुझे पता अभी कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे कि 2014 से पहले क्या हमारी सिटीज वर्ल्ड क्लास होती थी? नहीं होती थी, इसीलिए तो लोगों ने चेंज लेके आए। अब कोई उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है? मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल कैसे हो रखा है? हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस साल वाटर लॉगिंग में 8 लोगों की जान चली गई गुड़गांव के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ गरीब लोग थे, क्योंकि गरीब इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं होती इस देश में, न्यूज में भी नहीं आता है। पर पैसे से भी आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रॉपर मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी में काम कर रहे थे। 25 साल के अक्षत जैन गुड़गांव की एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर थे, लेकिन बारिश में कहीं नंगी तार खुली पड़ी थी, इसलिए करंट लगा और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एयरलाइन एम्प्लॉय वंशिका जो सिर्फ 28 साल की थी और एक्सीडेंट के वक्त कैब में बैठी थी, 23 साल के प्रशांत और 27 साल के शैलेंद्र ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और 26 साल के डिलीवरी राइडर पवन कुमार, ये सारे लोग गुड़गांव के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड में रह रहे थे और सिर्फ सिस्टम के फेलियर ने इनकी जान ले ली। यहां तो म्युनिसिपैलिटी से लेकर पीएम तक 4 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये है हमारी सो कॉल्ड मिलेनियम सिटी, जहां पर हर चौराहे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे आप फ्लैट खरीदने जाओ तो घटिया से घटिया फ्लैट आपको 3-4 करोड़ से नीचे का नहीं मिलेगा, और 100 करोड़ के भी फ्लैट यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो पार्किंग में खड़ी करोड़ों की गाड़ी तैरने लग जाती है। यही सेम हालत दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सब जगह की है। 90s में 2000s में लोग फॉरेन जाते थे एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए। आज के टाइम लोग बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने देश में रहने लायक अच्छा सिस्टम तक नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम से, सरकार से, ऑपोजिशन से लोग इतना पक चुके हैं कि उन्हें देश छोड़ के जाने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई देता है। पॉलिटिशियंस के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि सबके सब चोर हैं और सबके सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं के बच्चे। लेकिन जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो इसमें करप्शन, रिजर्वेशन, लैक ऑफ सिविक सेंस बहुत बड़े इश्यूज हैं, जिसकी वजह से लोग होपलेस हो चुके हैं। देश में एक प्राइवेट सेक्टर ही है जहां पर रिजर्वेशन नहीं है और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब वहां भी रिजर्वेशन लाने की बात चल रही है, और जो इशू कांग्रेस उठाती है बीजेपी खुद उसको पूरा करने में जुट जाती है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी कल को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन ले आए तो चौंक मत जाना, बस मास्टर स्ट्रोक समझ लेना, क्योंकि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र के अंदर ये लोग अब रिजर्वेशन की सीलिंग को 50% से बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने पे जुटे हुए। ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि फॉरेनर जो भारत में घूमने आते हैं वो खुद झाड़ू उठा के हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं, और जिन नेता लोगों को ये काम करवाना चाहिए था वो लोग फोटो ऑप में बिजी हैं। साफ जगह पर कूड़ा डलवा के मंत्री जी झाड़ू लगा के देश में स्वच्छता का संदेश देंगे, और जिन गलियों में एक्चुअली सफाई की जरूरत है वहां इनका काउंसलर दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता है। और फिर हम सोचते हैं कि भारत में टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं। हमारे खुद के लोग गोवा की जगह वियतनाम, थाईलैंड क्यों जा रहे हैं? कोई फॉरेनर हमें फिल्दी बोल दे तो लोग उसको ट्रोल करने लगते हैं। ट्विटर के एक्सपर्ट बोलते हैं ये तो इंडिया के अगेंस्ट डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा है। फॉरेनर्स के साथ इंडिया में कोई बड़ा क्राइम हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल हेडलाइन बनती है
तो वो भी इनको प्रोपेगेंडा ही लगता होगा शायद। इतनी विक्टिम मेंटालिटी है कि कोई हमें शीशा दिखाता है तो उसे एक्सेप्ट करने की बजाय, ठीक करने की बजाय उससे बिकाऊ बोल देते हैं, क्योंकि वो आसान काम है। फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस। सिर्फ पेरिस में एक साल में 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं। और भारत जो इतना बड़ा देश है, जहां रेगिस्तान से लेके पहाड़ से लेके समंदर तक सब कुछ है, जहां की इतनी रिच हिस्ट्री और कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद पूरे भारत में सिर्फ 10 मिलियन यानी 1 करोड़ टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। कंपेयर करके देखो तो एक छोटे से देश के एक छोटी सी सिटी में पूरे भारत से दुगने टूरिस्ट आ रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ट्विटर पे पूछोगे तो लोग इसे भी डीप स्टेट की कोई चाल बता देंगे। हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करती है। मेन कैरेक्टर एनर्जी पूरी है, हीरोगिरी पूरी है, लेकिन सब्सटेंस बिलो एवरेज रहता है। इन चीजों से होपलेस होकर जब कोई देश को छोड़ने की बात करता है तो लोग उसे भी गिल्टी फील करवा देते हैं। उसको बोल देते हैं कि देश को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, चले जाओगे तो सिस्टम को फिक्स कौन करेगा। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभिषेक स्वर्णकार एक 39 साल के साइंटिस्ट थे जो यूएस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रिसर्च कर चुके थे और कुछ टाइम पहले ही भारत में वापस आकर IISER को ज्वाइन किया था। नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। उनका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और रोज डायलिसिस होती थी। बस एक दिन नेबर के साथ पार्किंग पर झगड़ा हुआ और उनको इतना मार गया कि उनकी चली गई। सिर्फ एक बाइक पार्किंग के ऊपर हमने इतने एक ब्रिलियंट माइंड को खो दिया। भारत में वापस लौटकर आने के बाद उनको क्या मिला, उनकी फैमिली को क्या मिला? क्या आप उन्हें जाके ज्ञान दोगे कि देश को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है? इस केस को सुनकर कोई NRI वापस आने की सोच भी रहा होगा तो उनके परिवार वाले खुद मना कर रहे होंगे कि बेटा तुम भले वहां अकेले रह रहे हो, लेकिन यहां वापस लौट के मत आना, हमसे दूर रहो, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या वैल्यू है इस देश में एक इंसान की? 300 वर्ड का ऐसे, वो भी महीनों की नेशनल न्यूज बनने के बाद में। आधे से ज्यादा केस में एक्सीडेंट करने वाले पकड़े ही नहीं जाते हैं। थार वालों के कितने ऐसे केसेस हुए हैं, एक्सीडेंट किया और भाग गए, जैसे ही मामला ठंडा हुआ पुलिस के साथ सेटिंग कर ली और केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। इसीलिए खुद पॉलिटिशियन अपने बच्चों को सबसे पहले बाहर सेटल करते हैं। विकसित भारत, अमृतकाल, ये सब जुमले आम आदमी के लिए। इनके खुद के बच्चे आप जाके सर्च करोगे, एक भी आपको इंडियन सिटीजन नहीं मिलेगा, और अगर इंडियन सिटीजन है भी तो वो आज के टाइम पर किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल्ड होगा, क्योंकि वो नहीं जीना चाहते ना एक थर्ड क्लास जिंदगी। भारत के सारे करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स और छोटे से लेकर बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, इन सबके बच्चे US UK में जाके पढ़ते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। और आम आदमी का बच्चा एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के चक्कर में सालों तक घिसता रहता है। उसमें भी कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी वो बाढ़ में डूब के जाता है। और ये लोग हम आम लोगों को थर्ड क्लास जिंदगी देने के बाद देशभक्ति का चूरन भी बांट देते। इन नेता लोगों को इतना ही देश प्रेम है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं कह देते कि बेटा देश में आओ, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। ये बात सही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अब इंडियंस के लिए उतनी आसान जिंदगी नहीं है। हर रोज इंडियंस पर रेसिस्ट अटैक के वीडियोस देखते रहते हैं हम लोग। US में तो कितने सारे इंडियन शूटर्स में मारे जा चुके हैं। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में भी राइट विंग पार्टीज आ चुकी हैं और इमिग्रेशन के लोग सख्त खिलाफ हैं। आयरलैंड जैसे देश जहां पर भारतीयों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, वहां पर भी भारतीयों पे अटैक हो रहे हैं। यानी भारतीयों के अगेंस्ट रेसिज्म सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि लिटरली रियलिटी में भी हो रही है। लेकिन सोच के देखो कि ये सब होने के बावजूद भी हर साल लोगों को देश छोड़ के जाना ज्यादा वर्थ इट लग रहा है। जो यहाँ रह गए हैं उन्हें टैक्स लगा लगा के चूसा जा रहा है। पहले लाखों रुपए का रोड टैक्स भरो, फिर रोड पे चलाने के लिए जबरदस्ती ऐसा पेट्रोल डलवाओ जो कंपैटिबल नहीं है आपकी गाड़ी के साथ में, फिर हाईवे पे टोल टैक्स दो और गड्ढों में अपनी गाड़ी तुड़वाओ और अपनी जान कमा दो। अपनी आधी से ज्यादा सैलरी GST में दान करने के बाद प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाओ और प्राइवेटली मेंटेन्ड सोसाइटीज में रहो। इंसान घर से बाहर निकलता है तो भगवान से प्रे करता है कि काश भगवान मैं बस शाम को सही सलामत घर वापस आ जाऊं, इतना कर देना। सब लोग अपने अपने बबल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है और प्रोपेगेंडा से लोग बोर हो चुके हैं। अब लोग भी जुमलों को बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं और जो ऑल्टरनेटिव भी है उनके पास ऐसे घटिया आइडियाज हैं कि उन्हें इलेक्ट करने से पहले इंसान को डर लगने लगता है। लेकिन फिर भी अगर कोई सच में प्रॉब्लम फिक्स करना चाहता है तो किसी AI या आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ कुछ बेसिक चीजों से सब कुछ फिक्स हो सकता है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए क्लीनलीनेस। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा सिस्टम जो एक्चुअल में काम करे। चाहे हमें जर्मनी या जापान जैसी कंट्रीज से कंसल्टेशन क्यों ना लेनी पड़े, चाहे इस काम को प्राइवेटाइज कर दो, लेकिन ये कूड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पॉट होल्स को भरो, ओपन मिलों को बंद करो, वाटर लॉगिंग के इशू को सॉल्व करो, फुटपाथ बनाओ और ऑलरेडी बने हुए हैं उनके ऊपर से इंक्रोचमेंट को हटाओ। पब्लिक स्पेसेस जैसे पार्क्स, लेक्स, टूरिस्ट स्पेसेस को अच्छे से मेंटेन करो। सिर्फ इतना भर कर लेने से लोगों की जिंदगी में एक मेजर इंप्रूवमेंट आएगा और वो विजिबल इंप्रूवमेंट होगा। डेली
का स्ट्रेस खत्म होगा, हमारे शहर ज्यादा सेफ बनेंगे और टूरिस्ट अपने आप आना शुरू कर देंगे। और ये बड़ा बेसिक सा काम है जो ज्यादातर देशों में लोगों को डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता है। दूसरा स्टेप है लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना। ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो, हैवी फाइन्स लगाओ और थार जैसे एक्सीडेंट में कोई भी पकड़ा जाए तो एक लॉ बनाओ कि उसकी गाड़ी इमीडिएटली स्क्रैप कर दी जाए। कोई भी एक्सीडेंट हुआ, अगर उसका वीडियो एविडेंस है, दिख रहा है कि रेकलेस ड्राइविंग हुई है, नो मैटर किसकी गाड़ी है, उसे इमीडिएटली स्क्रैप करो और बाकी कार्यवाही बाद में होगी। और अगर कोई अमीर का बच्चा फंस गया तो ऐसे लिख के उसे छोड़ मत दो, क्योंकि इससे एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होता है। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी या दल से हो, किसी भी तरह की गुंडागर्दी सड़क पे ना हो, लोगों को सेफ एनवायरनमेंट मिले। रोड्स पे किसी भी तरह की कोई भी धर्म प्रदर्शन हो, यात्रा, नमाज, लाउड स्पीकर, इन सब पे बैन लगा दो। ये सब करना है तो लोग अपने स्टेडियम बुक करें, ग्राउंड बुक करें, ये सड़क चलते कुछ भी मत करने दो। थर्ड स्टेप होना चाहिए फिक्सिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देश में रूल होना चाहिए कि कोई भी किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हो, कोई नेता हो, उसके अपने बच्चे सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। ये मैंडेटरी होगा और सबका सब इलाज सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा। फिर देखो रातों रात कैसे गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल चमचमाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर हाउसिंग प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। आज के टाइम पर लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी शहर में अपना घर नहीं खरीद सकता है। Malabar Hill, a parking lot, Worli Sea Face, a kitchen, Bandra, a bedroom, Andheri West, a compact 1 BHK. कितनी अजीब सी बात है, जिन सोसाइटीज के बाहर की हालत ऐसी है वहां पर करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं, मतलब प्राइसिंग पर ही कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए सरकार को सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग सिटीज को एक्सपैंड करने की बजाय नई सिटीज बनानी चाहिए और एग्जिस्टिंग सिटी में कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे हाउसिंग अफोर्डेबल बन सके। मेरे हिसाब से अगर हम इन 4 चीजों को ही फिक्स कर दें तो हम एक काफी प्रोडक्टिव कंट्री बन सकते हैं। इससे ब्रेन ड्रेन भी कम होगा और हो सकता है जो डिजर्विंग लोग ऑलरेडी देश छोड़ के जा चुके हैं वो भी वापस आना शुरू कर दें। और ये वो सारे फिक्सेस हैं जिसमें किसी पॉलिटिशियन का कोई वोट बैंक खराब नहीं होगा, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं करनी पड़ेगी। बेसिक चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो उन्हें कमेंट में जरूर लिखना। और टूथसी बाय मेको वेबसाइट जरूर चेक करना फॉर देयर इनविजिबल टीथ अलाइनर्स। ये अलाइनर्स मेटल ब्रेसेस की तरह आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करता है टू गिव यू अ कॉन्फिडेंट स्माइल, लेकिन ये दिखते नहीं है। अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना ना भूलें। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।